हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्रिजेन ज्ञान एक्सप्रेस। मैं हूं आपका चिरपरिचित दोस्त ब्रिजेंद्र। कई दोस्तों की ये डिमांड थी कि सर आप पैरागॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाइए और टफ़ है वो और उस पर ज़्यादा फोकस करिए। मुझे तो बिल्कुल ये बात समझ में नहीं आती कि कहाँ से टफ़ है पैडागॉजी। अब देखिए, अभी मैं ये सॉल्व कराने जा रहा हूँ। इसमें सारे क्वेश्चन पैडागॉजी पे आधारित हैं, पर्यावरण के हैं, लेकिन सारे पैडागॉजी पे आधारित प्रश्नों का कलेक्शन इस प्रैक्टिस सेट में दिया गया है। मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। मैं आपको ये प्रूफ कर दूंगा कि इन चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है। बहुत ही हमें सावधानी से विकल्प को पढ़ना होता है। क्वेश्चन लंबे ज़रूर होते हैं, सारे क्वेश्चन लंबे आप देख रहे होंगे, लेकिन ऑप्शन आप ध्यान से समझ लें तो पैडागॉजी बहुत ईजी है। इसको लेकर के आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें टोटल 30 प्रश्नों का कलेक्शन है और बहुत अच्छी पैडागॉजी के प्रश्नों का कलेक्शन दिया गया था इस प्रैक्टिस सेट में। अगर आप चाहेंगे तो इसी तरह मैं प्रैक्टिस सेट आपको हर संडे को 2-3 कराता रहूँगा पैडागॉजी से रिलेटेड, और आपके मन में जो पैडागॉजी को लेकर के एक डर है वो ख़त्म हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है पैडागॉजी में और जिसे लेकर के आप बहुत परेशान हैं। उसकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हो रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। टोटल ध्यान से देखेंगे 30 क्वेश्चन का मैं सलूशन यहाँ देने जा रहा हूँ। अब ये प्रैक्टिस सेट का है मार्केट का, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको ऑलरेडी आती होंगी, कुछ होंगी जो नहीं आती होंगी। ये तो आपको पता होगा। ये फैक्ट जो मैं फैक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ इन्वायरमेंट में, तो लोग कहते हैं क्या सर ये सीटेट में आएगा? बिल्कुल आएगा भाई। कुछ क्वेश्चन तो फैक्ट के रहेंगे ही, सब पैडागॉजी के नहीं होंगे, कुछ तो फैक्ट रहेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है कांस्य यानी ब्रॉन्ज 2 धातुओं का मिश्रण है, ये किन धातुओं से बना होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर तांबा और टिन होगा, ये होगा इसका सही आंसर। चलिए, ये तो फैक्चुअल था। अब देखिए ये थोड़ा सा, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये पैडागॉजी से रिलेटेड है मान लीजिए, क्योंकि इसमें फैक्ट की बात कम है, समझ की बात ज़्यादा है। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीक़ों यानी ढंग दिए गए हैं। उबाल कर, गूँथ कर, भून कर। अब यहाँ देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन है, ठीक है। अब जल्दबाजी में करेंगे तो 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं खाने से रिलेटेड ही चीज़ें यहाँ पे है। उबाल कर, गूँथ कर, भून कर। अब कह रहे खाना पकाना, ध्यान दीजिएगा शब्दों का ही फेर होता है दोस्त। खाना बनाना नहीं, खाना पकाने की बात करें थोड़ा सा। अब गूँथना, खाना पकाना नहीं है, गूँथना, ठीक है। सेकना ठीक है, उबालना ठीक है, लेकिन ये आपका नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। बेलना पकाने के अंतर्गत नहीं आ रहा है। तलना ठीक है, भिगोना नहीं होगा, भूनना होगा। तो सही क्या होगा? सेकना ठीक है, तलना, भूनना। तो ये आपका सही आंसर क्या है? डी। तो यही है भैया पैडागॉजी की, आपको शब्दों को बहुत ही आराम से इत्मीनान से सोच कर ही, अब कहेंगे इतना समय कहाँ होता है कि हम आराम से सोचें। कहने का मतलब आपको शार्प माइंड रह करके, बहुत ही सतर्क रह के प्रश्नों को पढ़ना होता है कि शब्द में पूछा क्या गया, खाना पकाने के तरीके, ठीक है। तो ये सही आंसर होगा आपका। ये माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। अब देखिए ये हो सकता है आपको कंफ्यूज करे। अभी भी फैक्ट का क्वेश्चन भी, अगर आप माउंट एवरेस्ट के बारे में जानते तभी तो आप लगा पाएंगे। 4 ऑप्शन दिए गए। जम्मू कश्मीर में बिल्कुल नहीं, गलत है ये। नेपाल में है, इसकी चोटी 8900 मीटर है। चलिए नेपाल तो, लेकिन ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, ठीक। उसके बाद ये भारत का भाग है, बिल्कुल नहीं है। ये तिब्बत का भाग, बिल्कुल नहीं। देखिए अब यहाँ कहेंगे विकल्प गलत नहीं, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना होता है कि सबसे जो है करेक्ट कौन है, यानी कि करेक्ट के सबसे करीब कौन है। तो यहाँ पे नेपाल, ये थोड़ा सा 8848 होता है। आप जानते हैं कि 8848 मीटर होती है, लेकिन अब ये थोड़ा सा जो डेटा है ये थोड़ा सा गलत है। लेकिन यहाँ पे इन चारों में सबसे सटीक कौन है? बी। तो हमें बी को लगाना है, ये सही आंसर हो जाएगा। अब बात आती है ये सही क्वेश्चन। रेगिस्तान ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुँच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी होती है। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? अब देखिए भाई, अगर जब हम पर्यावरण आपको पढ़ा रहे हैं, जिसको आप लोग नहीं देखते, डिस्क्रिप्टिव कहते हैं सर ये कहाँ सीटेट में आएगा, तो अब जब खुद ही सोचिए कि अगर आपको ये डिटेलिंग नहीं पता है इस तरह से जो मैं पढ़ा रहा था, अगर ये डिटेलिंग आप नहीं जानते, इसका आंसर क्या लगा पाएंगे? संभव है कि आप इसका सही आंसर दे पाएँ? मुझे तो नहीं लगता आप दे पाएंगे। तो ये आप डिस्क्रिप्टिव को ध्यान से पढ़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा भैया। तो इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो मैथ का सवाल यहाँ दे दिया है,
ये आप कर लीजिएगा। नहीं आगे मैं बताऊँ कि इसमें क्या होता है, औसत चाल पूछा है तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय कैलकुलेट कर लीजिएगा तो कुल दूरी बटे कुल समय होता है। इस फार्मूले पे आप औसत चाल निकालेंगे, मैं फार्मूला बता दिया, आप कर लीजिएगा। इसका संभवतः 56 आ रहा है संभवतः, मैंने किया नहीं इसको। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की अच्छी अवधि। अब यहाँ भी फिर वही पूछ लिया भाई, ये बिहार राज्य से रिलेटेड आपको ये एपीकल्चर के बारे में फैक्ट पता होगा तभी तो बता पाएंगे। इसका आंसर डी, ये भी फैक्चुअल है। तो आप समझिए चीज़ों को। देखिए ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन, अगर आप खेजड़ी वृक्ष को पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे तभी तो कर पाएंगे। राजस्थान में पाया जाता है यह वृक्ष, रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, मैंने भी पढ़ाया था जल्दी। इससे अधिक फल की जल की आवश्यकता नहीं होती, जाहिर सी बात है रेगिस्तान में होगा, जल नहीं लगेंगे। ये छायादार वृक्ष जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ इसमें पूछा कि इसमें से कौन कथन, क्या कहा गया है, एक मिनट चलते हैं। हाँ, सही कथन को चुनिए, सही कथन को चुनिए। तो इसमें सही कथन आपके कौन है, ए बी सी, इसका ए आंसर हो जाएगा। अब देखिए फिर वैसे ही लंबा क्वेश्चन, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करता है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंतल होता है। वयस्क हाथी 2 कुंतल से भी अधिक पत्ते खालियाँ खा सकता है। तो इसका सही आंसर ये दिया गया है। ठीक, अब देखिए इसको जरा, इसको देखिए। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 फीट से 12 फीट ऊंचाई पे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस से खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव कहाँ का है। अब फिर से वही बात भैया, जब आप डिस्क्रिप्शन में कभी आपने पढ़ा नहीं इस तरह की बात, इस तरह की घटना, इस तरह की कंडीशन कि ये बांस पे घर कहाँ बनते हैं, बांस के घर पेड़ों पे कहाँ बनते हैं, तो आप कैसे लगा पाएंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है जो सीरीज़ में कंटिन्यू करना, उसको देखेंगे तभी पेडागॉजी कर पाएंगे, तभी रिलेट कर पाएंगे। तो ये असोम, इसका सही आंसर असोम है। ये भी देखिए फैक्ट का क्वेश्चन आ गया। ब्रेल लिपि मोटे कागज ये 6 बिंदुओं पे होती है, मैंने कई बार बताया है अपने मनोविज्ञान के लेक्चर्स में। और कौन सी काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है, तो सिंपल सा कॉमन सा क्वेश्चन है, उल्लू। तो एट 50, मैंने आपको शुरू में बता दिया 50-50 का रेशियो होता है। 15 नंबर फैक्ट के रहते हैं तो 15 नंबर पेडागॉजी के रहते हैं। ये इसका सेट पैमाना होता है सीटेट का। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल के लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खानों को स्वाद बहुत मिलता है। अब आपको पता होना चाहिए नारियल कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, केरल में। सही आंसर केरल। तो ये भी फैक्ट का क्वेश्चन है। कोई डॉक्टर एक मरीज़ को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरे पत्ते सब्जियाँ खाने के लिए सोचता है। मरीज किस बुखार से पीड़ित है। देखिए क्या कह रहा है, आंवला खाने के लिए कह रहा है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाने के लिए कह रहा है। तो ये किस रोग से पीड़ित है, ये भी फैक्ट का क्वेश्चन है कि किस बीमारी में ऐसा होता है। आप सबको पता ही होगा खून की कमी से एनीमिया कहते हैं। एनीमिया में ऐसा होता है पत्तेदार सब्जियां और गुड़ आयरन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। तो भाई ये तथ्य पढ़ना पड़ेगा आपको। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुने दूर तक देख सकते हैं। अब ये भी एक तथ्य है कि कौन से पक्षी हैं। जाहिर सी बात है आपको कौवा, चील, बुलबुल नहीं, चील है लेकिन ये नहीं है। बाज, कबूतर, तोता, बाज है लेकिन ये दोनों नहीं है। चील, बाज, गिद्ध ये तीनों हैं। ये फाख्ता, कौवा ये सब नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। जल्दबाजी में चील देखा फट से लगा दिया, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करिए। और देख लेते हैं, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी क्रमशः स्थित हैं दिल्ली के। अब ये मैप का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आपको मैपिंग अच्छे से आनी चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, तब आप कर पाएंगे। तो इन्होंने पूछा है कि एक मिनट फिर से, हिमाचल प्रदेश, शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी क्रमशः दिल्ली से कहाँ, दिल्ली के किधर हैं। तो ये उत्तर में जो है, हिमाचल प्रदेश उत्तर में है और मध्य प्रदेश दक्षिण में है, भोपाल दक्षिण में है। अब मैपिंग करना आपको नहीं आता तो मैं अभी आपको बता दूंगा आगे के लेक्चर में, बहुत इजी होता है। ईवीएस का संक्षेपण देखिए, ये भी तथ्य का क्वेश्चन आ गया। एनवायरमेंट साइंस नहीं, एनवायरमेंटल स्टडीज़ होता है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ होता है। ये जल्दबाजी में भी यहाँ साइंस आ गया, दिया गया नहीं। ईवीएस का मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज़ होता है। ये सही आंसर है। ये नहीं, सॉरी ये गलत है, ये सही है। हाँ अब देखिए,
कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? आप सबसे पहले इसे तो नहीं को आप हाईलाइट कर लीजिए, ध्यान देना कि नहीं है वो भी किसके, प्राथमिक स्तर। देखिए ये सीधा पेडागॉजी का है, लेकिन देखिए कितना आसान होगा। विकल्प पढ़ते जाइए, कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया से जोड़ना सही है, बिल्कुल होना चाहिए। शिक्षक कक्षा कक्ष से कपड़े से सुरक्षित करे, हो भी सकता, नहीं हो सकता। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए आवश्यक प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं कि नहीं है तो भाई ये भी करना चाहिए। अगर आप बस यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड, भाई बिल्कुल ये करना चाहिए, अभिप्रेरित करना चाहिए और उन्हें परिवेश से ये भी करना चाहिए। तो ये इस प्राथमिक बोल रहे हैं, प्राथमिक स्तर, तो प्राथमिक को माइंड में रख के चलेंगे तो ये आपका हो जाएगा। इसी तरह के प्रश्न में लोग कहते हैं सर दो ऑप्शन समझ में आता है कि ये सही है, लेकिन हम गलत करके चले आते हैं। नहीं, बहुत ही आराम से हम कीवर्ड को ध्यान में रख के चलें कि कीवर्ड क्या प्राथमिक है और नहीं है। इन दोनों चीज़ों को देख करके आप करेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो आपका ये यहाँ पे सही आंसर है, यानी कि बी वाला सही है, क्योंकि ये करना है, ये करना है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आजकल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछते हैं। इसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य क्या है? अब देखिए ये भी पेडागॉजी का है। ठीक, देखिए विकल्प कितने इजी होंगे। ये ऐसा करती है तो कि इसका मतलब ये है वो क्या करना चाह रही है? अवलोकन कौशलों का सुधार करना चाह रही है, संवेगात्मक कौशलों का सुधार करना चाह रही है, चिंतन कौशलों का सुधार करना चाह रही है, बोलने संबंधी कौशलों का विकास। अब यहाँ क्या देखिए, गहन जांच पड़ताल वाले कल्पना परक, ये इसका कीवर्ड है। इस जो है क्वेश्चन का की पॉइंट यही है, जांच पड़ताल वाले और कल्पना। भाई जांच पड़ताल करनी है, कल्पना करनी है, तो हमें इनमें से क्या मिल रहा है? इनमें से मिल रहा है चिंतन, यानी कि चिंतन कौशल का। भाई कल्पना कैसे करेंगे? सोचेंगे, विचारेंगे तभी तो यही है कि कीवर्ड को पकड़ के रखें आप। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। ठीक है, पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाती है। ओके, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उसका वर्णन करना, ये भी करती है। शिक्षार्थियों को नज़दीकी के संपर्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। तो नलिनी किस प्रयोजन के लिए सिखाने के उपागम का नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? अपनी पाठ्य योजना का पालन, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, दूसरे शिक्षकों और विभागों को प्रभावित करना, नहीं शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। बिल्कुल नहीं। देखिए अब यहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छे समझना है कि इसने क्या कहा कि 3 तरह की चीज़ें किया है। और एक तो चार्ट दिखाया है और उनको पार्क भी ले गई है, और यहाँ पे क्या किया, पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र भी बना के दिखाया है। तो 3-4 तरह की एक्टिविटी करा रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थी उसकी कक्षा में हैं, तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सब कर रही है। खेल जो हम खेलते हैं, ये प्रकरण है कि शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? ठीक है, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। ठीक, विभिन्न खेलों में खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना, शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न गेमों का नाम याद कराना। ओके, शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रम को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। अब चलिए ठीक है, क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसने क्या कहा है कि अधिकतम भागीदारिता, इसका कीवर्ड है अधिकतम भागीदारिता। ठीक, तो भी अधिकतम भागीदारी शिक्षार्थी की कब होगी? जब उसे हम पर डे, डेली बेसिस पे उसे हम खेल खिलाएंगे। ये अधिकतम भागीदारी का सूचक है, तो सही आंसर हो जाएगा ए। इनमें से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? रूपात्मक ये आकलन कह रहे हैं, पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा व्याख्या करना, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन करने वाले आरेख बनाना, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। तो यहाँ जो है आपको रूपात्मक आकलन अभी आगे बढ़ा दिया जाएगा कैसे होता है। तो इसका सही आंसर है जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। ये जो है समुचित कार्य इस रूपात्मक आकलन के अनुसार से नहीं है। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश में शिक्षार्थी की मदद करेगा। कैसे? जीव जंतु संरक्षण के कौशलों में। ओके, बी देख लेते हैं।
दैनिक समय सारणी की चर्चा के बदलाव में, कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ने में, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाएं और इनके प्रति संवेदनशीलता कैसे विकसित करें। आपका क्या होगा? बहुत इजी है भाई, इजी है, क्योंकि इसने क्या किया भाई, चिड़ियाघर ले गई है, चिड़ियाघर ले गई तो वो क्या कर रही है, वो उससे क्या हेल्प मिलेगी, वो कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ने का काम करेगी, यानी कि सी इसका सही आंसर है। शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में वो परिचय कराना चाहती है। तो क्या कर रही है, श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। ओके, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देना चाहिए। ठीक है, विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। ओके, शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा क्या आंसर है, बिल्कुल इजी है, डी सही है इसका। रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करे: प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लूप्रिंट करना। तो इसमें से सही क्रम का, ये तो भाई फैक्ट है, इसको भी आपको समझना होगा, इसको पढ़ना होगा। आई थिंक अभी आप ब्लूप्रिंट बनाना, ये सब प्रश्न पत्र बनाना भी आपको पढ़ाया जाएगा। अभी कुछ चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है 2-4 नंबर के, बाकी तो आप प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके कर सकते हैं। ये आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी डेवलप करनी होगी। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई सब आपको तो ये पता हो गया कि बी पहले रूपरेखा, तो किसी भी चीज़ के हम पहले बनाते ही हैं, बी हो जाएगा। ठीक है, रूपरेखा बनाने के बाद फिर ब्लूप्रिंट निकाला जाता है, यानी कि बी के बाद डी आ जाएगा, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा ए और लास्ट में आ जाएगा सी। तो बी डी ए सी, यानी कि ये आपका सही आंसर है। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। तो उनका सबसे बेहतर सुझाव क्या हो सकता है? चलिए, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। ओके, कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें, न रखने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। घर से बाहर अक्सर आने जाने में से बचना, ये भी नहीं हो सकता है। अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच। ओहो, इतना ईजी, आई थिंक सबको पता हो गया क्या है ए। तो कभी कभी बहुत ईजी होता है, इसमें क्या टेंशन, सबको पता है कि भाई सबसे अच्छा क्या, ये हो नहीं सकते, तो सबसे ईजी है। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का इनमें से कौन सा सबसे, अब ध्यान दीजिए, 5 के विद्यार्थी हैं, क्या करना, जिज्ञासा जागृत कराना है। क्या करना है, अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, गहन जज और कल्पना प्रश्न पूछना। तो सिंपल सा है भाई, जिज्ञासा जागृत करेंगे कब, जब हम कोई कल्पना काल्पनिक प्रश्न करेंगे और उन किसी चीज़ पे गहन जांच के लिए देंगे, तभी उनके अंदर जिज्ञासा जागृत होगी, ये क्या हुआ, अब ये क्या निकल रहा है। तो ये ईजी है, डी। यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है? अपने बच्चों से प्रश्न पूछा, तो इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है पूछने का? समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना, बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन। बहुत ईजी है, यहाँ पे सिर्फ ये कहा गया है कि यदि सपोज करिए बिजली ना हो तो, इसका मतलब कल्पना है, काल्पनिक, शिक्षक कल्पना परक और चिंता परक की क्या होगा। तो बहुत ईजी है। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक के एक पार्ट में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने की वे चीज़ों को खोजें और सीखें, विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों को मदद करना, शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। क्या होगा? बहुत ईजी है। तो यहाँ पे बालक के परिप्रेक्ष्य में सोच के बताना है, क्या करना होगा, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। ओके, 29, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलाप का आयोजन करती है। क्या करती है, आइए देखते हैं। हाँ, प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता करती है, वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता कराती है, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाती है। तो वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सब में कौन से कम प्रभावी है। तो अब देखिए कितना ईजी है, कम प्रभावी। लोग सोचते हैं प्रभावी, ये भूल जाते हैं, वो सोचते हैं अच्छा इतना पड़ेगी, गतिविधियों में कौन से कम भूल गया, ऐसे प्रभावी देखिए फट से लगा दिए, ऊपर वाले लगा दिए। तो ये जल्दबाजी और वो कॉन्फिडेंस ले डूबता है सीटेट में। तो सबसे इजी क्या नहीं है ये, यानी कि ये तो ठीक है लेकिन ये कम प्रभावी है। ओके, आ गए हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पे।
तो कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि हम ये समाप्त हो जाए, ये भी यदि कहें यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है। उससे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन है, बस ये कि आपको ध्यान से पढ़ना था। क्या हुआ कि उसने पढ़ाया और उसको पता चला कि बच्चों को समझ नहीं आया, मैक्सिमम बच्चों को समझ नहीं आया। तो इसका कारण क्या है? उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया, हो सकता है शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, ये नहीं माना जाएगा। यह प्रकरण पाठ्यपुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था, बिल्कुल अपसर्ड, बिल्कुल गलत। शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। देखिए, अब यहाँ पे अब आप कहेंगे कि ये हो सकता है, ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि ये हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे ये हो सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। हम कहेंगे सर ये भी तो सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। यहाँ पे आप देखिए इसमें क्या मतलब आदर्श स्थिति क्या है। आप शिक्षक हैं, आपने पढ़ाया, तो बच्चों को दोष नहीं दे सकते हैं, बच्चों को दोष नहीं दिया सकता है। दोष है तो किस में दोष? दोष है हमारी टीचिंग शैली में, यानी कि उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही। और एक चीज़ ये भी तो कहा गया था, बड़ी संख्या में, ये भी अच्छे ध्यान देखिए, की पॉइंट यहाँ पे है, बड़ी संख्या में भाई अगर आप पढ़ा रहे हो तो कुछ लोग यानी कि चलिए मानते हैं कि 40% लोगों को नहीं आया चलता है, लेकिन 60% 80% को नहीं आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो पद्धति अपनाएगी वो गलत है, वही है। इन सबको नहीं दोष दे सकते। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको पेडागोजी में समझनी होंगी। हाँ, अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इसी तरह से वीडियो देता रहूँ तो उसके लिए आपको इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक्स देने होंगे, तभी मैं इतनी मेहनत करके आपको वीडियो देता हूँ। लेकिन लाइक्स नहीं आते तो मज़ा नहीं आता बिल्कुल, फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता। तो आई होप आप पेडागोजी को अगर आप समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। मैं देखूँगा तभी इसका अगला पार्ट अपलोड करूँगा, क्योंकि समय कीमती है मेरे लिए भी, और अगर इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो कोई टाइम वेस्ट करने का मेरा इरादा नहीं। एनीवेज, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।